तो ये रहा आपका एक्सट्रिंजिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है स्पष्ट रूप से सिलिकॉन का ये आप क्रिस्टल देख रहे हैं, और इस सिलिकॉन क्रिस्टल में जब आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे मिलाई गई है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, और ये पूरे क्रिस्टल में स्वतंत्रतापूर्वक घूमता रहता है, एक फ्री चार्ज कैरियर्स का काम करता रहता है, एक आवेशवाहक के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके कारण सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आता है कलर पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, जिसको एफ सेंटर के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर हम क्रिस्टल ले लें, ठीक है, Na+, Cl-, Na+, फिर Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ये सोडियम क्लोराइड का मैंने क्रिस्टल ले लिया। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल पर यूवी लाइट, ठीक है, यूवी लाइट या कोई एक्स किरण अगर आपतित कराई जाती है, अगर मतलब यूवी लाइट इस पर अगर इंसिडेंट करावें अथवा एक्स किरणें अगर आपतित कराते हैं, तो आयनिक क्रिस्टल में जो एनायन होते हैं ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसी क्रिस्टल में त्याग कर उदासीन परमाणु के रूप में क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग दिया, ये इलेक्ट्रॉन इस स्थान पे है। अब ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश के रूप में कार्य करता है, जो अगल बगल के धनायनों के कारण कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक आकर्षण बल अनुभव करने लगता है, और इन धनायनों के आकर्षण क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इस रिक्त स्थान के उत्पन्न होने के कारण इस क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज होना शुरू कर देता है, परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। आप देखे होंगे कि जो दुकानों पे मतलब नमक के बड़े बड़े जो गुटके रखे गए होते हैं, ठीक है, जो आप देखे होंगे मतलब बड़े बड़े जो पत्थर की तरह से नमक के बड़े बड़े टुकड़े रखे होते हैं, वो लंबे समय तक रखे रहने के कारण हल्के हल्के ऑरेंज कलर में आने लगते हैं। तो उनमें जो कलर आता है, ऑरेंज कलर का बनना दिखता है, वो किसके कारण होता है? वो इसी के कारण होता है, कलर पॉइंट डिफेक्ट के कारण होता है। उसके जो एनायंस हैं वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं उदासीन परमाणु के रूप में, और वो उनके द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में धनायनों के अट्रैक्शन फोर्स के क्षेत्र में आ जाता है, और उसमें ये ट्रैप कर जाता है, जिसके कारण उस क्रिस्टल में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं, और उस रिक्त स्थान के उत्पन्न होने के कारण इनके कलर में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, कलर परिवर्तन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का जो चुंबकीय गुण है उसके बारे में। तो इसमें पहला है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो जिन पदार्थों के पास, ठीक है, जिन पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इन पदार्थों में मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ में या तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण पदार्थ का जो नेचर है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। और अनुचुंबकीय पदार्थों को अगर चुंबक के क्षेत्र में लाया जाए तो उनमें वो चुंबक की ओर हल्के से आकर्षित होते हैं, दुर्बलता से वे आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूप्रिक आयन Cu2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो लास्ट में 3d9 आएगा, और 3d9 का मतलब यहाँ आप लास्ट में देखिए तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त जो हो रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो क्यूप्रिक आयन है वो क्या है? अनुचुंबकीय है। जैसे आपका CuCl2 पूछा जा सकता है कि क्यूप्रिक क्लोराइड पदार्थ जो है कभी कभी उदासीन कंपाउंड के रूप में भी पूछ देता है कि क्यूप्रिक क्लोराइड पैरामैग्नेटिक है या किस नेचर का होगा?
तो इनको आप आयनों में वियोजित करा सकते हो। तो Cu पे 2+ आएगा, 2Cl पे माइनस आएगा। अब Cu पे 2+ का इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है इसमें, तो मतलब CuCl2 आपका किस नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का माना जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ मैग्नीज आयन का भी दिखा रहा है, यहाँ पे इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये भी नेचर में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मान लिया जाएगा। इसको हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डाईमैग्नेटिक जिनको हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब जिन पदार्थों के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हों। युग्मित होने का मतलब ये हुआ, जैसे ये स्थिति होती है प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित न रहे, तो ऐसे पदार्थ को डाईमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनमें इनको अगर चुंबक के पास आप ले जाते हैं तो ये चुंबक से थोड़े क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब चुंबक क्या करता है, इन पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। जैसे यहाँ देखो क्यूप्रस आयन Cu पे +1, तो क्यूप्रस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, युग्मित अवस्था में है। तो ये जो है आपका नेचर में क्या होगा, डाईमैग्नेटिक नेचर का माना जाएगा। इसी तरह अन्य भी हैं आपके यहाँ पे, जैसे भी आयन के रूप में कभी कभी कंपाउंड भी पूछ देता है। सोडियम क्लोराइड अगर पूछ दिया तो सोडियम क्लोराइड को आप आयोनाइज करा लो, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन के रूप में अलग होगा। अब सोडियम आयन का आप चेक कर लो, फिर क्लोराइड आयन का चेक कर सकते हो। तो इस आधार पर ये आपका क्या हो जाएगा, अगर सभी इलेक्ट्रॉन इन दोनों के केस में पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, तो ये कंपाउंड आपका क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आप कहिए, देखिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बता रहा है कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या होगा, आपका डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, ठीक है। इसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके अवश्य पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में भी, कंपटीशन लेवल पे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी पदार्थ, ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थ इनको कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनको देखिए, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समांतर दिशा ये मतलब में व्यवस्थित होते हैं। मतलब इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर से और क्लियर हो जाएगा आपको परिभाषा। जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो समदिश और समांतर हैं। समांतर तो होते ही हैं और समदिश भी हैं, मतलब एक दिशा में इनकी जो है दिशा मतलब व्यवस्थित है। अर्थात इनको जब आप ये समझ लो, ये मैग्नेट है आपका, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है। और जब चुंबक की दिशा में हम इसको लाते हैं, इस पदार्थ को, तो अगर इसके समस्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा चुंबक की ओर यदि हो जाती है, ठीक है, तो इसमें प्रबल चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा। अब इस पदार्थ को चुंबक के पास से हटाइए और इसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉनों की दशा और दिशा इसी प्रकार होती है, मतलब समदिश और समांतर यदि इलेक्ट्रॉन चुंबक के पास से हटाने के बाद भी रहते हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को चुंबक के पास से हटा लेने के बाद भी इनमें से चुंबकत्व का गुण समाप्त नहीं होता है। अर्थात इनमें चुंबकत्व का जो गुण है वो अस्थायी तौर पे उत्पन्न हो जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब हुआ कि इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असमांतर दिशा में व्यवस्थित होते हैं, जिससे इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रबलता से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करेगा, निरस्त कर देता है। मतलब इनमें कोई चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं होता और इनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये चुंबक की दिशा से प्रबलता से क्या होने लगते हैं, प्रतिकर्षित होने लगते हैं। इनको आप क्या कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाएगा। जैसे आपका यहाँ देखो मैग्नीज है, तो मैग्नीज का क्रिस्टल जो होता है वो आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर में आता है। इसी तरह से आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से भी कम होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पैरामैग्नेटिक
अनुचुंबकीय पदार्थों से कम होती है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण इनमें जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा वो पैरा मैग्नेटिक पदार्थों की तुलना में और भी कम उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब ये भी पदार्थ चुंबक की दिशा की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु आकर्षण बहुत ही कमजोर होता है। किसकी तुलना में? पैरा मैग्नेटिक पदार्थों की तुलना में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आती है आपका धातुओं का बैंड सिद्धांत। ठीक है, तो बैंड थियरी जो होती है इसमें आप ध्यान से समझिएगा, ये कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स के बारे में इस थियरी को रखा गया है बताने के लिए। तो जब किसी ठोस पदार्थ के जितने एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो तरह के ऊर्जा के ऑर्बिटल बनते हैं, एक को कहते हैं बैंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब जब किसी परमाणु के दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, जैसे मान लो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब उन 4 में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो जिनकी एनर्जी कम होती है उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिनकी एनर्जी अधिक होती है उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ABMO कहते हैं। ठीक है, तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, सॉलिड सिस्टम में जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बनाते हैं कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बनाते हैं? कंडक्शन बैंड बनाते हैं। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो बनाते हैं वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड बनाते हैं? वैलेंस बैंड। तो सॉलिड सिस्टम में 2 तरीके के बैंड बनते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कौन बनाते हैं? तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड बनाते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो कंडक्शन बैंड बनाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे दिखाया भी है, बॉन्ड मतलब स्पष्ट लिखा गया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वैलेंस बैंड और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कंडक्शन बैंड के नाम से जाना जाता है। अतः वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा का एक स्तर बन जाता है। ठीक है, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा का एक स्तर बन जाता है जिसे एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच, जैसे ये मान लीजिए आपका कंडक्शन बैंड हो गया और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, ये वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया। अब इनके बीच ये जो गैप आप देख रहे हैं, इस गैप को क्या कहते हैं? एनर्जी गैप, या इसी को कहते हैं बैंड गैप। ठीक है, अब समझिएगा धातुओं में विद्युत का चालन होता कैसे है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को से निकलकर एनर्जी गैप को पार करते हुए कंडक्शन बैंड में जाती है तो इसके कारण उस पदार्थ में विद्युत धारा का चालन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाने के कारण ही आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है। जब तो हम कहते हैं कि उस सॉलिड सिस्टम में विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो गया है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनों का जाना ये डिपेंड करता है एनर्जी गैप पर, इस एनर्जी गैप पर। ये एनर्जी गैप जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉनों का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना उतना ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, और ये एनर्जी बैंड जितना ही छोटा होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, अर्थात विद्युत धारा का जो प्रवाह है उतना ही आसानी से सुगमता से होता जाएगा। तो जो सुचालक पदार्थ होते हैं, मतलब जिनको कंडक्टर कहा जाता है, तो कंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है जिसको नगण्य मान लिया जाता है। मतलब ऐसे होता है, समझिएगा, जो सुचालक पदार्थ होते हैं ना उनमें ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये आपका बहुत ही नज़दीक, एक प्रकार से समझ लो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के कांटेक्ट में ही होते हैं। ये एनर्जी गैप लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। अब देखो ये इतनी मामूली है
कि जिसको आप नगण्य मान सकते हो। बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों के आसानी से जाने के कारण जो सुचालक पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से होने लगता है। सेमीकंडक्टर यानी जो अर्धचालक होते हैं उनमें यही डिस्टेंस यानी जो गैप है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मतलब ये जो एनर्जी गैप है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये गैप हो जाता है। अब गैप थोड़ा अधिक होने के कारण वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में देखिएगा, वैलेंस बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। केवल वही इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे जिनकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होगी। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह है गैप के बढ़ जाने के कारण रुक रुक करके होने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक रुक करके होगा तो सेमीकंडक्टर्स का मतलब अर्धचालक, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक रुक करके होता है, आसानी से नहीं हो पाता है, उनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन आपके सेमीकंडक्टर्स माने जाते हैं। तो उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और इस एनर्जी गैप के होने के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पूर्ण रूप से सभी इलेक्ट्रॉनों का न होकर कुछ ही इलेक्ट्रॉनों का हो पाता है, जिसके कारण धारा का भी प्रवाह जो है मतलब बिल्कुल आसानी से नहीं हो पाता है, बल्कि रुक रुक करके ही हो पाता है। इंसुलेटर यानी कुचालक पदार्थ में क्या होता है, ये गैप इतना अधिक होता है, लगभग 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये एनर्जी गैप हो जाता है। ये गैप इतना ब्रॉड हो जाता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कंडक्शन बैंड में नहीं हो पाता है। ठीक है, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा, अर्थात उसमें विद्युत धारा का संचालन नहीं हो पाता है। तो कुचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित न हो पाने के कारण नहीं हो पाता है। और इसका वजह यही है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब जो कुचालक पदार्थ होते हैं, उनमें एनर्जी गैप काफ़ी अधिक हो जाता है और एनर्जी गैप अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा का जो चालन है वो पूरी तरह से रुक जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से सबको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको समझाया जा चुका। अब इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सॉलिड स्टेट। अब इससे इन पूरे चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार 2 बार इस वीडियो को जितनी बार आप देखोगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट इसका आपके लिए पॉजिटिव यही होगा कि आने वाले इससे संबंधित प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए अब इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को।